डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कल के वीडियो को लिंक करते हुए मैं ये बताना चाहूंगा कि कल हमने जो पढ़ा था वो नेचुरल सिलेक्शन एज ए एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि हाउ नेचुरल सिलेक्शन इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस टू इवोल्यूशन। साथ ही साथ क्या पढ़े थे, नेचुरल सिलेक्शन को देने वाला जो साइंटिस्ट थे डार्विन, उनके दूसरे पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़े थे। यानी कल डार्विनिज्म में पूरी बात हमने पढ़ा था कि हाउ एन ऑर्गेनिज्म हैविंग ग्रेटेस्ट बायोटिक पोटेंशियल प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ प्रोजेनी। उस नंबर ऑफ प्रोजेनी में प्रोड्यूस तो हुआ, बट उसके लिए क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है उसके लिए, और इसीलिए उनमें क्या होता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में कह सकते हैं, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस को हम लोग दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कंपटीशन। ठीक है, और एक कंपटीशन एग्जांपल कल दिए ही थे, उसको बायोलॉजिकली भी कंपटीशन बोल सकते हैं। और आप जानते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन मोर सीवियर, मोर विगरस। ठीक है, जो एक स्पीसीज के अंदर जो कंपटीशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। उस कंपटीशन में वही सरवाइव करेगा जिसके पास यूजफुल वेरिएशंस होगा। ठीक है, और वो यूजफुल वेरिएशंस जिसके पास होगा वो सरवाइव तो करेगा, और नेचर भी उसी को सेलेक्ट करेगा। तो पहले तो वो सरवाइव करेगा, तो उस घटना को बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का रिजल्ट क्या है कि नेचर उसको सेलेक्ट कर लेगा। दैट इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। दैट इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। ये जो नेचुरल सिलेक्शन जो टर्म है, स्टेटमेंट है, दिस वाज गिवन बाय डार्विन, बट सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को डार्विन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का एप्लीकेशन डार्विन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कॉज यानी अराइवल ऑफ फिटेस्ट भी डार्विन नहीं कर पाए। इसको बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे, स्पेंसर। तो आपको कहेगा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाज एक्सप्लेन्ड बाय स्पेंसर, अराइवल ऑफ फिटेस्ट वाज गिवन बाय स्पेंसर। और डार्विन के फेल्योर का यही एकमात्र कारण था, स्ट्रॉन्ग डिमेरिट था डार्विन का, कि वो वेरिएशन के कॉज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हम देखेंगे आज लेक्चर के लास्ट में कि वेरिएशन के कॉज को जो एक्सप्लेन किया वो साइंटिस्ट कौन था, और उस साइंटिस्ट का नाम आप सुन चुके हैं, मेंडल्स के लॉ के रीडिस्कवरर के नाम के रूप में। वो तीन जो ट्रायो थे, ठीक है, सेरमैक, ह्यूगो डी व्राइस एंड कॉरिन्स, उसमें से एक थे ये, जो डार्विन के फेल्योर के रीजन को एक्सप्लेन किया और अपना नाम चमका गया। ठीक है, पढ़ेंगे। पहले तो हम डार्विन से भी पहले, यानी कि डार्विन साहब को आज हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, लेमार्क साहब के साथ। और डार्विन से बहुत बहुत पहले लेमार्किज्म फेमस थी दुनिया में। लेमार्किज्म क्यों फेल्योर हुआ, लेमार्किज्म कब आया, इसी को हम आज पढ़ेंगे। यानी कि डार्विन से भी पुरानी थ्योरी क्या थी, लेमार्क की थ्योरी थी। इसलिए आज का मेरा हेडिंग है कंक्लूजन ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन विद लेमार्किज्म, लेमार्क्स थ्योरी। क्लियर है? दिस लेमार्किज्म कहता है फर्स्ट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इसको आप समझिए। इनहेरिटेंस का मतलब हमने क्या बताया था, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये बात इनहेरिटेंस के बारे, ये बात कैरेक्टर के बारे में किसने बताया था, लेमार्क साहब ने बताया कि कोई भी जो कैरेक्टर है, इनबॉर्न जो कैरेक्टर है, वो ट्रांसमिट होता है जनरेशन टू जनरेशन। ये बात सबको पचा नहीं, और ये पचने वाला बात ही नहीं है। ये अगर ऐसा हो तो एक
कटे हुए पैर वाले आदमी का बच्चा भी क्या होगा, कटे हुए पैर का होगा? ऐसा कभी नहीं होता। उन्होंने इस सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए हजारों चूहे की बलि चढ़ा दी। उनके पूंछ काटते गए, ब्रीडिंग करवा के देखते गए, बच्चा फिर पूंछ वाला ही हुआ, फिर काटे, फिर ब्रीड करवाए, फिर बच्चा पूंछ वाला ही हुआ। इस तरह से उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन ये प्रूफ नहीं कर पाए। डार्विन के ये लेमार्क के फेल्योर का ये बहुत बड़ा रीजन था। तो उन्होंने सिद्धांत कह दिया था, फर्स्ट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन उन्हीं का था, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड मतलब जन्म के बाद जो कैरेक्टर डेवलप होता है, उनका कहना था वो इनहेरिट हो जाता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चला जाता है, इनहेरिट हो जाता है, जो कि बिल्कुल गलत था। ठीक है, कहता है एक्सप्लेन प्रॉपर्ली इन ए बुक कॉल्ड। अब ये जरूर आप याद रखिएगा, भले लेमार्क साहब का थ्योरी फेल है, बट कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है लेमार्क साहब ने किस बुक में इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया, तो कहिएगा प्रॉपर ढंग से एक्सप्लेन किया, फिलोसफिक जूलॉजी क्यू, पब्लिश्ड इन 1809। ठीक है, याद रखिएगा इस बुक का नाम। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर नीट एग्जाम। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पब्लिश हुआ था 1809 में, और ये फिलोसफिक जूलॉजी की बुक था, जिसमें एक्सप्लेन किया गया किस थ्योरी को, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ओके, क्लियर है पॉइंट? कहता है कि पोस्टुलेट्स यानी लेमार्किज्म का जो पोस्टुलेट्स है वो 4 स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। कितने स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है? 4 स्टेटमेंट। उसके 4 स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था लेमार्किज्म थ्योरी के अंतर्गत। यानी लेमार्क साहब का दिया हुआ 4 स्टेटमेंट फेमस था। पहला, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड न्यू नीड। कहता है कि उनका कहना था कि कोई चेंजेस बॉडी में तब आती है, कोई कैरेक्टर तब डेवलप होता है जब हमें एक नई नीड होती है, और वहां पे इन्वायरमेंट का इफेक्ट जरूर होता है, और ये कुछ हद तक सही भी है। ठीक है, नई नीड के अकॉर्डिंग एक बात बताइए, आज के जमाने में अगर आप घर बैठे पढ़ रहे हैं तो ये आपका एक नया नीड है। कोरोना वायरस के टाइम में घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन एजुकेशन का एक सिस्टम जो आपके टीचर या जो आपका स्कूल एजुकेशनल जो प्रोवाइडर है वो जो आपको डेवलप किया है, वो क्या है? न्यू नीड है। न्यू नीड के अकॉर्डिंग अपना अपना सब काम कर रहे हैं। तो ये लेमार्क साहब का गलत पॉइंट नहीं था। लेमार्क साहब का कुछ चीज बहुत सही था, वो अभी आप देखिएगा, लेकिन एक चीज उनको लेट हुआ, और वो यही था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। जन्म के बाद का डेवलप किया हुआ कैरेक्टर इनहेरिट हो जाता है, जो कि गलत था। और इसी बात को, इसी कमजोरी को किन्होंने चुरा लिया? डार्विन साहब। और डार्विन साहब सुपर डुपर हिट हो गए। वो तब तक हिट रहे जब तक उन्होंने वेरिएशन का कॉज नहीं बताया। वेरिएशन का कॉज जब नहीं बताए तो वो फेल हो गए, और तब उनके कमजोरी को कौन ले उड़े? वही साइंटिस्ट, चलिए नाम बताते हैं। उनका नाम है ह्यूगो डी व्राइस, हॉलैंड के जो थे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? हॉलैंड के ह्यूगो डी व्राइस साहब उसी डिमेरिट को ले उड़े, और उन्होंने एक्सप्लेन किया वेरिएशन को, बताया कि वेरिएशन का कॉज क्या है? म्यूटेशन। तो आगे बताएंगे। दैट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, जो आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा। चलते हैं आगे। तो देखिए, लेमार्किज्म का पहला पोस्टुलेट क्या था? इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड। उन्होंने बोला कि कैरेक्टर जो डेवलप होते हैं वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं और न्यू नीड के अकॉर्डिंग होते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, कहता है कि अगर कोई, जैसे मान लीजिए एक ही घर में 2 बच्चा जन्म लिया, एक बच्चे को आपने जैसलमेर या जोधपुर की तपती हुई गर्मी के मौसम में रख दिया, मतलब उस माहौल में रख दिया, और एक बच्चे को आपने हमेशा के लिए, ठीक है, 20 साल के लिए आपने रख दिया कश्मीर की वादियों में, और उसको रख दिया जोधपुर के जलते हुए, ठीक है, मतलब माहौल में। तो बताइए 20 साल बाद वो जो डेवलप होगा, दोनों कलर में सेम था जन्म लेने के टाइम में, लेकिन एक डेवलप होगा बिल्कुल गोरा चिट्टा और एक डेवलप होगा काला। बताइए किसका दोष है? इन्वायरमेंट का। बट ये कैरेक्टर जरूरी नहीं है कि वो जो काला यहाँ पे डेवलप हुआ है जोधपुर में, 20 साल का लड़का, 20 साल का एक भाई, उसका बच्चा भी काला ही होगा।
और जो कश्मीर में गया उसका बच्चा भी गोरा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बट ये लाइन तो सही है लेमार्क साहब का। दूसरा लाइन क्या था? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ये लाइन भी उनका जबरदस्त सही था कहीं कहीं, लेकिन कहीं कहीं गलत भी था। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। एक बात बताइए, आप अगर राइट हैंड का यूज करते हैं तो आपका ऑब्वियसली राइट हैंड क्या है? मजबूत है। ठीक है, आप एक बाल्टी पानी उठाइए राइट हैंड से, उठ जाए, जरा लेफ्ट हैंड से उठा के देखिए, नहीं उठेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड का यूज आप नहीं करते हैं। जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं उनका लेफ्ट हैंड मजबूत, जो लेफ्ट हैंडर होते हैं उनका सब लेफ्ट पार्ट ज्यादा मजबूत होता है, राइट पार्ट उनका वीक होता है। तो डार्विन साहब का ये बात सही था, यूज एंड मिसयूज, लेकिन हर जगह ऑब्लिगेटरी सही नहीं था, 100% सही नहीं था। कहीं कहीं का ये चीज क्या था? बिल्कुल गलत था। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो देखिए यहां पे कहता है कि ये जो यूज एंड डिसयूज थ्योरी है, इसके सपोर्ट में कितने चीज है सो देखिए। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। बताइए, लोग जो डोले सोले बनाते हैं जिम में जाके, ठीक है, जिम में जाके जो बनाते हैं वो डोले सोले डेवलप होते हैं, यानी कि जितना इसका यूज हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है। ठीक है, जितना यूज लोग करता है, एक रिक्शा पुलर का देखिएगा, बाइसेप्स ट्राइसेप्स नेचुरली बहुत डेवलप होता है, क्योंकि वो बाइसेप्स ट्राइसेप्स का ही यूज करता है रिक्शा को, रिक्शा पुलर इन रिक्शा को खींचने में, तो नेचुरली डेवलप हो जाता है। बहुत लोग जिम में जाके करते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, देखिए लोग जो है ना स्टार्टिंग में क्या करते हैं, जब गरीबी रहती है, पैसे कम रहते हैं, तो साइकिल लेके चलना शुरू करते हैं। बेचारे को पैसे नहीं है मोटरसाइकिल खरीदने, फिर वो उनके पास पैसे होते हैं तो मोटरसाइकिल लेते हैं, चलना कम हो जाता है। फिर उसके पास और पैसे होते हैं तो कार लेते हैं और चलना बंद हो जाता है और उनका शरीर बढ़ने लगता है, मोटा होने लगता है। फिर वो कार से जिम जाना शुरू करते हैं, ठीक है, मोटापा को कम करने के लिए। फिर जिम में उनको क्या होता है? फिर जिम में जाकर उनको साइकिल मिलता है। तो बताइए, यानी साइकिल से यात्रा शुरू किए थे और साइकिल पे चले गए। दिस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। दिस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। ठीक है, यही लाइफ साइकिल है। यानी गरीबी में साइकिल से शुरू किए और फिर अमीरी में भी आपको भगवान ने क्या दे दिया? साइकिल ही दे दिया। इसलिए जितना हम लोग आप लोग खाते हैं उसका 50% होता है जीने के लिए, और जो एक्स्ट्रा 50% खाते हैं वो होता है डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो दुनिया खाएगा इंडिया, तभी तो डॉक्टर के पास जाएगा इंडिया, तभी तो आपके पास में फ्यूचर में आएगा इंडिया। इसलिए खाने दीजिए और आप डॉक्टर बनिए, देखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहां तक क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब आइए, कहता है कि पहला डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। दूसरा इलोंगेटेड लिम्बलेस बॉडी ऑफ स्नेक्स। स्नेक जो कि बील में रहता है, स्नेक्स का धीरे धीरे जो लिम्ब है वो क्या होता है? घिस जाता है, वेस्टिजियल हो जाता है, लिम्बलेस हो जाता है। ठीक है, जहां तहां बील में घुस के रहने के कारण। तो कहता है इलोंगेटेड लिम्बलेस बॉडी ऑफ स्नेक्स। क्लियर है? कहता है प्रोलॉन्ग्ड नेक ऑफ जिराफ एंड कैमल। यहीं पे वो फंसे थे। ठीक है, एक्चुअल में उनका कहना क्या था? उनका कहना था कि जिराफ या कैमल अपनी नेक को जो बड़ा किया है वो पत्तियों को खाने के लिए, ठीक है, लंबे लंबे पौधे के पत्तियों को खाने के लिए धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया, और वही चीज उनके मतलब प्रोजनी में गया। बिल्कुल गलत था। ठीक है, मतलब वो इनहेरिटेड वो कैरेक्टर नहीं हुआ, वो धीरे धीरे जीन में चला गया और जीन इनहेरिट हुआ। ठीक है, डार्विन साहब ने इसी बात को पकड़ा। डार्विन साहब ने प्रूफ किया कि नहीं, छोटे छोटे जो जिराफ थे, मतलब जो उसमें छोटी वैरायटी थी, वो एक्सटिंक्ट हो गया। ठीक है, नेचर ने सेलेक्ट किया किसको? लॉन्ग नेक वाले, किसको? जिराफ को, लॉन्ग नेक वाले कैमल को, और छोटे नेक वाले कैमल और जिराफ क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए। यानी नेचर में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कौन हुआ? कहता है लॉन्ग नेक वाले। क्यों? उनको जरूरत थी, उनको नीड थी पत्तियां खाने की, तो धीरे धीरे डेवलप हो गया। और वो म्यूटेशन, वो आदत जो है वो किस में चला गया? जीन में चला गया। ठीक है, तो वो जीन में जब चला गया, ठीक है, तो वही धीरे धीरे क्या हुआ? इनहेरिट हुआ, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। ऐसा नहीं था कि लंबा कैरेक्टर जरूरत के मुताबिक डेवलप हुआ और वो उनके प्रोजेनी में चला गया। यहीं पे उनका फेल्योर हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट कहता है वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म।
बहुत सारा ऑर्गेनिज्म जो वेस्टिजियल ऑर्गन है उसका काम नहीं हुआ तो वेस्टिजियल हो गया, ये भी प्रूफ है। अब जैसे अपना लोग में न्यूक्लियेटिंग मेम्ब्रेन का कोई काम नहीं है तो बताइए न्यूक्लियेटिंग मेम्ब्रेन धीरे धीरे क्या होगा, विलुप्त हो गया, वेस्टिजियल हो गया। और वो किस रूप में है, प्लीका सेमिल्यूनारिस के रूप में, यानी कि वेस्टिजियल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियेटिंग मेम्ब्रेन थर्ड आईलिड इज नोन एज प्लीका सेमिल्यूनारिस। क्लियर है पॉइंट। फिर कहता है वेव्ड फीट इन स्विमिंग बर्ड। स्विमिंग बर्ड में देखिएगा फीट क्या हो जाता है, वेव्ड हो जाता है, एकदम सिकुड़ जाता है, और फ्लिपर्स उनका काम चलता है। ठीक है। वेस्टिजियल विंग्स ऑफ फ्लैटलेस बर्ड, फ्लैटलेस बर्ड में जो विंग होता है वो भी क्या हो जाता है, वो भी उनका क्या हो जाता है, ये फ्लैटलेस बर्ड में वेस्टिजियल होता है, कोई उसका काम ही नहीं होता है। तो फ्लैटलेस होना, ये फ्लैटलेस बर्ड में उसका कोई काम ही नहीं है, जब वो उड़ता ही नहीं है तो विंग धीरे धीरे क्या होगा, वेस्टिजियल ही होगा ना। ठीक है। फिर कहता है इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स, सो हेट्रोफिल। अब हाइड्रोफाइट है, कुछ ऐसे हाइड्रोफाइट्स हैं जिनकी कुछ पत्तियां पानी के ऊपर, कुछ पत्तियां पानी के अंदर। बताइए दोनों पत्तियों का कलर अलग होगा, रूप रंग अलग होगा, मॉर्फोलॉजी अलग होगा। एक ही प्लांट में अगर दो तरह के लीफ हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोफिली। क्या बोलते हैं उसको, हेट्रोफिली। तो बोलिए ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। यानी जिसका जिसका डिसयूज हुआ, जिसका जिसका कम यूज हुआ, जिसका जिसका यूज हुआ ही नहीं, वो धीरे धीरे क्या हो गए, वेस्टिजियल हो गए। और जिसका खूब यूज हुआ वो धीरे धीरे क्या हो गए, ज्यादा डेवलप हो गए। यानी मोर यूज मोर डेवलपमेंट, लेस यूज या नो यूज बिकम वेस्टिजियल। ये प्रूफ तो है, ये तो बिल्कुल सही था, बस वहां पे फंसे थे। ठीक है। उन्होंने बोला था कि नहीं, जिराफ में नीड के अकॉर्डिंग उनका गर्दन लंबा होता चला गया और वो अगले प्रोजेनी में गया, ऐसा बात नहीं है। छोटे वाले जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, बड़े वाले सरवाइव किए थे ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन का ये प्रॉपर्टी उनके जीन में गया, जिसके कारण एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में गए, जो डार्विन का सिद्धांत था, नेचुरल सिलेक्शन। क्लियर है पॉइंट। ठीक है। एनसीईआरटी में ये अगर डायग्राम है तो उसको अच्छे से देखिए। चलिए तीसरा पोस्टुलेट, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। यही तो था फेल्योर, यही तो उनको सबसे बड़ा फेल्योर का रीजन था, और इसमें ये रीजन था फेल्योर का। ठीक है। ये दोनों रीजन था फेल्योर का। ठीक है। और चौथा था स्पेशलाइजेशन। इन्होंने बोला कि जो जो ऐसे हो जाते हैं वो एक अलग, मतलब जो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, यानी कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी इनबॉर्न कैरेक्टर को कैरी करते हैं। मान लीजिए किसी में कोई कैरेक्टर जन्म के बाद डेवलप हुआ और वो उनके प्रोजेनी में हो, वो उनके प्रोजेनी में, इनका कहना था वो एक अलग स्पीसीज हो गया। ये भी बात पचा नहीं, और ये बात का प्रूफ वो दे नहीं पाए फर्दर। ये चार पोस्टुलेट्स लेमार्क साहब का क्या था, फेमस था। बोलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत है? ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूं, थोड़ा और आपको सही लगेगा कि हाँ भाई। ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए जो कल जो बताए थे डार्विन साहब का, उसका कंक्लूजन एक बार और देखते हैं। डार्विनिज्म डार्विन के द्वारा दिया गया था। ये एक नेचुरलिस्टिक आदमी थे। ठीक है। बहुत ही नेचर के, मतलब नेचर से प्यार करते थे, और नेचुरल चीजों पे तो वो क्या करते थे, घुमक्कड़ थे, ट्रैवलर थे। वो कहाँ गए थे सबसे पहले, गैलापागोस आइलैंड पे। हमने क्या बोला था, 22 छोटे छोटे आइलैंड के मिला के क्या है, गैलापागोस आइलैंड। साउथ वेस्ट पैसिफिक कोस्टल, यानी कि अमेरिका के कोस्टल रीजन में पैसिफिक ओशन के किनारे ही है, पैसिफिक ओशन में है। क्लियर है। और कहता है कि ये इसको कहा जाता है लाइव लेबोरेटरीज, लाइव लेबोरेटरीज ऑफ इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, लाइव लेबोरेटरीज ऑफ इवोल्यूशन। पहले भी आपको बताया ऑफ इवोल्यूशन, याद रखिएगा। शिप का नाम क्या था, HMS बीगल। और इन्होंने क्या किया था, डार्विन फिंचेस का खोज किया था, जो किसका एग्जाम्पल था, डार्विन फिंचेस। हमने क्या बोला था, एडेप्टिव रेडिएशन का, एडेप्टिव रेडिएशन का। ठीक है। इसका एग्जाम्पल बोले थे। ठीक है। और दूसरा क्या बोले थे, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ठीक है।
ये एग्जाम्पल था और ये एग्जाम्पल था, ठीक है, डार्विन्स फिंचेस। तो ए से ऑस्ट्रेलियन और डी से डार्विन्स फिंचेस, याद रखिएगा। एडेप्टिव रेडिएशन में पहला लेटर कौन? ए, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, और डी फॉर ये डार्विन्स फिंचेस। क्लियर है? जानते हैं इनको सबसे बड़ा सपोर्ट कहां से मिला था? जबरदस्त सपोर्ट मिला था। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वेलेस। क्या नाम था? वेलेस, WALLACE, वेलेस। ये जो वेलेस जो थे ना, ये वेलेस साहब कौन थे मालूम? इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया, कंक्लूजन भी सेम, और स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ डार्विन, यानी डार्विन के थ्योरी पे मुहर लगाने वाले वेलेस साहब ही थे। जबरदस्त सपोर्टर थे, और इसलिए डार्विन के थ्योरी बहुत दिन तक एक्सेप्टेड रहा। ठीक है, क्लियर है? तो कहता वेलेस स्ट्रांगली सपोर्टेड एंड कंक्लूडेड सेम रिजल्ट। याद रखिएगा। डार्विन वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय माल्थस। माल्थस ने एक बुक लिखा था, एन एसे ऑफ पॉपुलेशन प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसी तरह का कुछ नाम था, उसमें एक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो कहता है उनसे बहुत इंफ्लुएंस थे। कौन? डार्विन साहब। इसलिए उन्होंने सबसे पहला जो लाइन दिया था, कल बताए थे आपको, क्या? हाईएस्ट बायोटिक पोटेंशियल। और बोले थे कि जब ये मतलब उनका कहना था स्टेबल पॉपुलेशन अगर हो और लिमिटेड सोर्स ऑफ फूड हो, तो माल्थस साहब का ये दोनों चीज था, लिमिटेड सोर्सेज और स्टेबल पॉपुलेशन। मतलब उन्होंने कहा कि सीजनल, मतलब यहां पे माना गया था कि कंडीशन ऐसा हो, लिमिटेड हो सोर्स ऑफ फूड और स्टेबल हो पॉपुलेशन, एक्सेप्ट सीजनल वेरिएशन, किसी सीजन में कम किसी में ज्यादा, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन में ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा किसी स्पीसीज का, नॉन ब्रीडिंग सीजन में कम हो जाएगा। ठीक है, तो डार्विन साहब से इन्फ्लुएंस बहुत थे। कौन? ये माल्थस साहब से इन्फ्लुएंस बहुत थे। कौन? डार्विन साहब। तो इसलिए उन्होंने पहला जो सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत क्या था? वो सिद्धांत आपका था ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन के कारण क्या हुआ था? ओवर पॉपुलेशन उधर हो गया और इधर क्या था? लिमिटेड सोर्सेज था। तो बताइए, लिमिटेड सोर्सेज के कारण क्या हो गया? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। फिर क्या हुआ? यूजफुल वेरिएशन जिसमें था वो सर्वाइव किया, नेचर सेलेक्ट किया, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हुआ। ठीक है, और फिर वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होने के बाद वो किस में गया? न्यू प्रोजेनी में वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का जीन गया, उसकी जो पूरी कैरेक्टर थी वो नए प्रोजेनी में गया, और नए प्रोजेनी के रूप में क्या हुआ? स्पेसिएशन हुआ, नए स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ, जो कल ही सब बताए थे। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन स्टेटमेंट बाय डार्विन, बट कॉज ऑफ, शुरू में बता दें, बट कॉज ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एप्लीकेशन एंड अराइवल ऑफ फिटेस्ट वाज गिवन बाय स्पेंसर। डिमेरिट उनका क्या था? ठीक है, कहता उनका डिमेरिट था कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए? वेरिएशन को। बोलिए, क्लियर है? तो डार्विन का ये पूरा का पूरा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, तो अब आइए इस पे, इसको मैं मिटाता हूं। ठीक है, अब देखिए, ये क्लियर हो गया। अब देखिए क्या है, अब जो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, एक प्लांट है। ठीक है, एक प्लांट है, उसका नाम है इवनिंग प्राइमोस। इवनिंग प्राइमोस, ठीक है, इसका पूरा नाम है ओएंथेरा लेमार्कियाना। ओएंथेरा लेमार्कियाना। ठीक है, अब आप समझ गए, यानी कि हमने लेमार्क के थ्योरी को डार्विन साहब के थ्योरी के साथ क्या किया? पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया कंपैरेटिवली। तो हमने डार्विन के भी डिमेरिट को बताया और लेमार्क साहब के भी मतलब डिमेरिट को बताया। डार्विन का डिमेरिट एक ही था कि वो वेरिएशन, वो इतना बताते थे हमेशा कि वेरिएशन इज द रियल कॉज ऑफ इवोल्यूशन, बट उन्होंने वेरिएशन का कॉज कभी नहीं बताया दुनिया को। ये उनके फेल्योर का कारण था। और लेमार्क के फेल्योर का कारण क्या था? उन्होंने कहा कि जो जन्म के बाद जो कैरेक्टर डेवलप होता है वो कहां जाता है? जनरेशन टू जनरेशन। दोनों के फेल्योर का कारण था। तो इनके फेल्योर के कारण को, इनके फेल्योर के रीजन को
डार्विन लेवरे और डार्विनिज्म के फेल्योर के रीजन को ह्यूगो ड्यूब्राइस लेवरे। कौन लेवरे? ह्यूगो ड्यूब्राइस। उसके पहले डार्विन ने सारी थ्योरी दे दी। यहाँ पे एक दो चीजें और आपको मैं बता दूं डार्विन के बारे में। डार्विन के बारे में एक दो चीज और ये है कि उन्होंने ही लिखा बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ लाइफ लिखा था किसने? मिलर ने। ये ओपेरिन ने। किसने लिखा था? ओपेरिन। ठीक है, मिलर ने। और कहा था ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये ओरिजिन ऑफ लाइफ उन्होंने लिखा। और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी स्पेसिएशन किन्होंने लिखा? डार्विन ने लिखा। तो भी डार्विन के बारे में कुछ और बात करेंगे, ठीक है, लास्ट में। क्योंकि मतलब इवनिंग प्राइमोस पे पूरा का पूरा यानी कि इसी में छुपा हुआ है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। ये लास्ट पैराग्राफ है, ठीक है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में। ये लास्ट पैराग्राफ है हार्डी-विल्बर लॉ के पहले, ठीक है, लास्ट पैराग्राफ है। यानी माल्थस, वेलेस, ठीक है, डार्विन, लेमार्क से रिलेटेड जितनी भी थ्योरियाज हैं वो सबके लास्ट पैराग्राफ में यही है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। देखिए मैकेनिज्म इवोल्यूशन का कैसे डेवलप हुआ, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल वाज इवनिंग प्राइमोस, बॉटनिकल नेम ओएंथेरा लेमार्कियाना। दिस इज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ऑफ ह्यूगो ड्यूब्राइस। ह्यूगो ड्यूब्राइस, ठीक है, ह्यूगो ड्यूब्राइस। इसी पर उन्होंने क्या बोला सो देखिए। उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया और मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये ह्यूगो ड्यूब्राइस सारा इंफॉर्मेशन किसके बारे में दिया? दुनिया को क्या दिया? म्यूटेशन। और इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी। फादर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी किनको? ह्यूगो ड्यूब्राइस, ठीक है। और ये ऑल्सो, ठीक है, क्या बोलिएगा? रीडिस्कवरर ऑफ मेंडेलियन थ्योरी। मेंडेलियन थ्योरी, ठीक है, विद क्या बोलिएगा? आपको याद ही होगा, ठीक है, सेरमैक, ठीक है, एंड ऑरेंज। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो इन्होंने बोला था म्यूटेशन के बारे में दो चार चीज बोला था, ध्यान दीजिए। इन्होंने बोला था म्यूटेशन इज सडन चेंज, ओके। इन्होंने बोला था इट इज रैंडम। इन्होंने बोला था इट इज डायरेक्शनलेस। इट इज प्री एडेप्टिव। ठीक है, प्री एडेप्टिव। ये सब इन्होंने बोला, ठीक है। और इन्होंने बोला दिस इज रियल कॉज ऑफ, रियल एंड ओनली वन कॉज ऑफ, ठीक है, क्या? इवोल्यूशन, ठीक है। इन्होंने ये बताया, इतनी बात इन्होंने बताया ह्यूगो ड्यूब्राइस ने। और जानते हैं इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, उस साइंटिस्ट का नाम था लैडरबर्ग। क्या नाम था? लैडरबर्ग, ठीक है। तो लैडरबर्ग ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। क्या किया उन्होंने? रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। एक उन्होंने प्लेट लिया, ठीक है, उसमें उन्होंने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसमें ग्रो करवाया। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब उन्होंने ग्रो करवाया, वो एंटीबायोटिक मीडियम था, उसमें 95% माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए एंटीबायोटिक इफेक्ट कर, बट 5% ऐसे हुए जो मरे नहीं, सरवाइव कर गए। यानी उस 5% में जो जीन था वो क्या हो गया था? एडेप्टिव हो गया था, उस एंटीबायोटिक के लिए एडेप्टिव था। यानी कि उनका जीन म्यूटेंट हो गया था और इसलिए उन्होंने क्या किया? उसमें सरवाइव किया। उस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट मीडियम में जो सरवाइव किया वो धीरे धीरे
एक न्यू वैरायटी के रूप में डेवलप हुआ, यानी कि न्यू वेरिएंट ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया, और वो एक नए स्पीसीज के रूप में डेवलप हो गया। बट बताइए, क्या उस बैक्टीरिया में वो जो 5% प्रोजेनी 5% जो मेंबर था, क्या प्लेट में रखने के बाद उसमें म्यूटेशन हुआ? नो। क्या प्लेट में जब उसको रखा गया, टेस्ट किया गया, तब म्यूटेशन हुआ था? तब वो एडेप्टिव हुआ था? नहीं। वो क्या था? वो था प्री एडेप्टिव, पहले से ही चेंज था। बस कंक्लूजन उस टाइम आया। ठीक है, कंक्लूजन उस टाइम आया। अब बताइए, आप में 10 स्टूडेंट हैं, उसमें 10 स्टूडेंट को, ठीक है, इंडियन आइडल के मंच पे भेजे, उसमें 2 स्टूडेंट जाके वहां कमाल कर जाए, तो बताइए, ये जो 2 स्टूडेंट कमाल का गाना गाया, वो क्या 2 स्टूडेंट इंडियन आइडल के मंच पे जाके गाना शुरू किया? नो। पहले से उसमें पैशन था, पहले से उसका मिशन था। ठीक है, समझ गए? इसलिए वो जाके, पहले से उसका प्रैक्टिस था, इसलिए वो जाके मंच पे क्या किया? हंगामा मचा दिया। यानी कि गाना गाने की प्रॉपर्टी जो थी वो उसमें प्री एडेप्टिव थी, पहले से ही अडॉप्ट किया हुआ था, उस समय नहीं हुआ। इसलिए कहता म्यूटेशन ये प्री एडेप्टिव होता है। क्या होता है? प्री एडेप्टिव, पहले से हो चुका होता है, उसका इफेक्ट दिखता है बाद में, या जहां पे उसको परखा जाता है वहां पे उसको दिखता है। बोलिए, क्लियर है पॉइंट? ये बात क्लियर हो गया होगा। तो प्री एडेप्टिव को प्रूफ करने के लिए, ठीक है, कहता है म्यूटेशंस आर प्री एडेप्टिव, दिखाई पड़ रहा होगा, म्यूटेशंस आर प्री एडेप्टिव बाय लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट बता दिए क्या होता है। एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट एंटीबायोटिक मीडियम में बैक्टीरिया को ग्रो करवाया गया, 95% ग्रो नहीं किया, 5% ग्रो कर गया। इसका मतलब उस 5% में जो जीन था वो एडेप्ट था उस मीडियम के लिए, और वो म्यूटेशन के कारण था, और वो एक नए स्पीसीज के रूप में डेवलप हुआ। यानी नए स्पीसीज के डेवलपमेंट का एकमात्र रीजन क्या था? वही म्यूटेशन था। दैट वाज प्री एडेप्टिव। तो आइए, कहता 1905 से 10 के बीच में ह्यूगो डी व्राइस ने हंगामा मचाया। इवनिंग प्राइमोस मार्कियाना, कहता है उन्होंने बताया ये जो लार्ज डिफरेंस है अराइजिंग सडनली इन ए पॉपुलेशन, कहता है किसी पॉपुलेशन में जो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है वो किसके कारण होता है? ये बहुत ज्यादा डिफरेंस डेवलप होता है वो किसके कारण? कहता है सडन चेंज के कारण। और वो सडन चेंज जो होता है वो वही सडन चेंज किसी पॉपुलेशन में कहलाता है क्या? म्यूटेशन। क्या कहलाता है? म्यूटेशन, व्हिच कॉजेज इवोल्यूशन एंड नॉट द माइनर वेरिएशन। इनका कहना था, डार्विन साहब ने क्या बोला था कि छोटे छोटे डायरेक्शनल, स्मॉल एंड डायरेक्शनल चेंजेस, स्मॉल एंड डायरेक्शनल वेरिएशन which is slowly occurs in a population is the cause of evolution। इन्होंने बोला था डार्विन ने, 4 चीजें याद रखिए। उन्होंने बोला था स्लोली, स्मॉल, डायरेक्शनल, ठीक है, चेंजेस और वेरिएशन अकर्स इन ए पॉपुलेशन लेड्स टू स्पेसिएशन। इसको ह्यूगो डी व्राइस साहब ने काट दिया। ह्यूगो डी व्राइस साहब ने कहा नो, वेरिएशन तो होता है बट एक लार्ज वेरिएशन होता है, सडन वेरिएशन होता है एक पॉपुलेशन के अंदर, वो डायरेक्शन लेस होता है, वो रैंडम होता है, वो सडन होता है। और कहता है इसलिए उसको इन्होंने बोला साल्टेशन। क्या बोला? साल्टेशन। यानी कि उस स्पेसिएशन को इसने क्या बोला? साल्टेशन। यानी कि स्पेसिएशन का रीजन इन्होंने बताया म्यूटेशन, नॉट वेरिएशन, नॉट स्लो वेरिएशन, इन्होंने बोला सडन वेरिएशन। ठीक है, नॉट ग्रेजुअल, इन्होंने बोला अचानक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कहता है कॉल्ड म्यूटेशन इज द कॉज ऑफ इवोल्यूशन एंड नॉट द माइनर वेरिएशन हेरिटेबल बाय डार्विन। डार्विन ने क्या बोला था? जो माइनर चेंज होता है वो जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है? इनहेरिट होता है, जिसके कारण इवोल्यूशन होता है नए स्पीसीज का। नो, ठीक है।
कहता है म्यूटेशन आर रैंडम डायरेक्शनलेस व्हाइल डार्विनियन वेरिएशन आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल इवोल्यूशन एज ग्रेजुअल। किन्होंने बोला था? डार्विन ने। व्हाइल डिफ्राइस बिलीव म्यूटेशन कॉज्ड स्पेसिएशन hence called it saltation, single step large mutation। ये याद रखिएगा, saltation का मीनिंग क्या है? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। ठीक है, यानी saltation अगर कोई पूछेगा ये saltation की मीनिंग तो क्या बोलिएगा? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, इसी को क्या बोलते हैं? सॉल्टेशन। और सॉल्टेशन ही क्या है? स्पेसिएशन। यानी कि उन्होंने हर तरह से प्रूफ किया कि ऑरिजिन ऑफ इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन का रीजन जो है वो है म्यूटेशन। हर तरह से ये म्यूटेशन कई तरह के होते हैं, ये म्यूटेशन कई तरह के हैं। क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी होता है, जीन म्यूटेशन भी होता है। ठीक है, तो कहता है ये स्पेसिएशन जो होता है, ये स्पेसिएशन जो अभी बताया, ये स्पेसिएशन कई तरह से होता है। ठीक है, कहता है एलोपैट्रिक होता है, सिम्पैट्रिक होता है, ये सारे कुछ होते हैं। ठीक है, इसमें स्पेसिएशन में टाइप्स बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, उसको भी मैं बताता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, देखिए इस वीडियो लेक्चर के लास्ट पार्ट में डार्विन साहब ने सारा कुछ बोल दिया। लास्ट में उन्होंने क्या बोला? ये लास्ट में ह्यूगो डे व्राइस ने क्या बोला कि स्पेसिएशन जो है वो एक सॉल्टेशन की तरह है, सिंगल स्टेप लार्ज, ठीक है, वेरिएशन, लार्ज म्यूटेशन। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को उन्होंने क्या बोल दिया? सॉल्टेशन बोल दिया। ठीक है, अब आइए स्पेसिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पेसीज ड्यू टू डिफरेंट इन्वायरमेंटल, बायोलॉजिकल, फिजियोकेमिकल, ठीक है, कॉन्ट्रीवांसेस। मतलब किसी भी ढंग का अगर एबनॉर्मलिटी होता है, किसी भी ढंग का डिफरेंसेस होता है एक स्पेसीज के कुछ मेंबर के बीच, चाहे वो इन्वायरमेंट के कारण हो, बायोलॉजिकल हो, फिजियोकेमिकल हो, या मान लिया किसी भी ढंग का हो, तो कहते हैं उसके कारण एक नए स्पेसीज का फॉर्मेशन होता है। एज फॉर एग्जाम्पल एलोपैट्रिक स्पेसीज। एलोपैट्रिक स्पेसीज कहता है, ठीक है, कि एक स्पेसीज के मेंबर थे, उनका जो ज्योग्राफिकल एरिया था ना वो डिफर कर गया, उसमें कुछ अलग, बिल्कुल अलग ज्योग्राफिकल एरिया में चले गए, कुछ अलग चले गए। बताइए आपस में इंटरब्रीड होगा? नहीं होगा। इंटरब्रीड नहीं होगा तो किस रूप में डेवलप होंगे? अलग अलग स्पेसीज के रूप में डेवलप होंगे, क्योंकि स्पेसीज की पहचान है, स्पेसीज इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग इंटरब्रीडिंग कैपेसिटी अमंग ईच अदर। जब दोनों को अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में रख दिया गया हमेशा के लिए, तो उनमें कुछ चेंजेज आएंगे अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया के कारण, उनमें कुछ एडेप्टेशन आएंगे अलग अलग, और धीरे धीरे वो इनहेरिट हो जाएगा और वो अलग स्पेसीज के रूप में डेवलप होगा। इसको क्या बोलेंगे? एलोपैट्रिक स्पेसीज। एलो मतलब डिफरेंट, डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, के कारण, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ठीक है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आता है। इसलिए ये पूरा हेडिंग एनसीईआरटी में कुछ है कुछ नहीं भी है, मैंने इकट्ठा कर दिया। सिम्पैट्रिक स्पेसीज, अब यहां पे कहा था उल्टा, यहां पे कहता है ज्योग्राफिकल एरिया एक ही है, बट देखिए यहां पे कैसे डेवलप होगा? ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ड्यू टू कौन सा आइसोलेशन? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब यहां पे देखिए सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन में क्या होगा? सेम ज्योग्राफिकल एरिया, सेम ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, सेम ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, बट सेम ज्योग्राफिकल एरिया, बट क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बोलिए, कर दीजिएगा। फेरेटिक स्पेसीज जो मॉर्फोलॉजिकली देखने में वेरी करे, जो मॉर्फोलॉजिकली देखने में, मतलब मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे ही अलग अलग स्पेसीज दिखाई पड़े, यानी कि एक बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली अलग हो गया, एक अलग हो गया, तो बताइए वो क्या होगा? नया स्पेसीज के रूप में डेवलप हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी,
मॉर्फोलॉजी। इसलिए फेनेटिक क्लासिफिकेशन भी आपने पढ़ा होगा। क्लेडिस्टिक स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ ये था मॉर्फोलॉजी, यहां पे होगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड, ठीक है, फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के आधार। क्लियर है? अब उसके बाद है क्लेडोजेनेसिस। क्लेडोजेनेसिस और मल्टीप्लिकेटिव स्पेसिएशन। ठीक है, कहता है क्लेडोजेनेसिस और मल्टीप्लिकेटिव स्पेसिएशन। इसमें क्या होगा? ठीक है, कहता है कि एक स्पेसीज है, ठीक है, एक स्पेसीज है, उसमें, ठीक है, फेनेटिक के कारण भी नया स्पेसीज बन गया, मतलब मॉर्फोलॉजी बेसिस पे भी बन गया, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पे भी बन गया, ठीक है, फाइलोजेनी के आधार पे भी बन गया, यानी कुछ फाइलोजेनी के आधार पे अलग हो गया, अलग स्पेसीज, कुछ क्लेडिस्टिक्स के आधार पे हो गया, कुछ फेनेटिक्स के आधार पे हो गया। इसको क्या बोलेंगे? क्लेडोजेनेसिस और मल्टीप्लिकेटिव स्पेसिएशन। एक साथ इन दोनों को कवर करोगे तो ये मिलेगा। बोलिए क्लियर? और सिबलिंग स्पेसीज में क्या था? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, यानी कि टू डिफरेंट स्पेसीज मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, यानी एक ही स्पेसीज में दो ऐसा ग्रुप बन गया जो मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर है बट आपस में इंटरब्रीड नहीं करता। उसको क्या बोलते हैं? सिबलिंग। क्या बोलते हैं? सिबलिंग। देखते हैं अपना भाई बहन को क्या बोलते हैं? सिबलिंग। क्या आपस में इंटरब्रीड हो सकता है? आपस में शादी हो सकती है? नेवर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब आइए पॉलीटाइपिक स्पेसीज। पॉलीटाइपिक स्पेसीज में जो डेवलपमेंट का जो ओरिजिन होता है, पॉलीटाइपिक स्पेसीज में जो स्पेसीज बनने का जो कॉज होता है कोई फिक्स नहीं होता है। किसी भी कारण से स्पेसीज का डेवलपमेंट हो सकता है, चाहे वो फेनेटिक हो, चाहे वो सिबलिंग हो, चाहे वो क्लेडिस्टिक्स हो, चाहे वो फाइलोजेनी हो, चाहे वो ओंटोजेनी हो, किसी भी कारण से बन जाए। ठीक है, अब आइए पॉलीटाइपिक एंड सिबलिंग स्पेसीज बोथ आर एक्सप्लेन्ड बाय बायोलॉजिकल स्पेसीज कंसेप्ट गिवन बाय मेयर। पूछता है कि बायोलॉजिकल स्पेसीज ऑफ कंसेप्ट को किसने दिया? क्या बोलिएगा? मेयर ने दिया। इकोटोन क्या होता है? दो ज्योग्राफिकल एरिया है, जैसे एक ज्योग्राफिकल एरिया है, ये ज्योग्राफिकल एरिया है, ये ए और ये बी, ये सी क्या है? दोनों का ट्रांजिशन जोन है। तो ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू ज्योग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? ये लीजिए, कहां है? इकोटोन। ठीक है, यानी कि ए बी के बीच का ट्रांजिशन जोन क्या है? सी, दैट इज कॉल्ड इकोटोन। और इकोटोन एरिया में जो डाइवर्सिटी होगा वो ज्यादा होगा प्लांट और एनिमल का। स्पेसीज डाइवर्सिटी इज मोर देन ए एंड बी इन सी रीजन। ठीक है, यानी दो अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन है, उसके कंपैरिजन में सी रीजन में, ट्रांजिशन जोन में स्पेसीज डाइवर्सिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसको बोलते हैं एज इफेक्ट। EDGE, पूरा नोट्स बनाना अच्छे से, उसको क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट। क्लियर है? और एब्रप्ट स्पेसिएशन का मतलब होता है कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी धीरे, कभी ज्यादा तेज। तो कहता है फास्ट स्पेसिएशन होता है किसमें? ऑर्थ्रोपोडा में, और स्लो होता है किसमें? पॉलीफेरा में। इसीलिए पॉलीफेरा इज द स्मॉलेस्ट फाइलम हैविंग लोएस्ट नंबर ऑफ स्पेसीज, और ऑर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पेसीज। 9 लाख स्पेसीज अकेले ऑर्थ्रोपोडा में। दिस इज ऑल अबाउट योर डार्विन्स थ्योरी, लेमार्किज्म थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड ओरिजिन और मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे हार्डी-विनबर्ग लॉ, और उसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे ह्यूमन और हॉर्स का इवोल्यूशन। 2 वीडियो और इवोल्यूशन। वेट कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।